हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो क्लास है आपकी ये है सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और अगर आप एचटेट, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 150 क्वेश्चन यानी कि 150 तक क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट जुलाई 2025 प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, साथ के साथ सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से भी, उसमें भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है अंडर अचीवर्स आर दोज हु। अंडर अचीवर्स कौन होते हैं? अंडर अचीवर्स मतलब जो लोग पढ़ाई जो करते हैं, मतलब अचीव कम कर पाते हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट कम अच्छा आता है, तो वो लोग कौन होते हैं? जिनका स्कोर लो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, क्या वो उन लोगों को अंडर अचीवर कहेंगे जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर लो आया है? या फिर उन कहेंगे अचीव लो इन द क्लास कंसिस्टेंटली डिस्पाइट देयर सुपीरियर इंटेलिजेंस, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी क्लास में लगातार वो लो अचीव करते हैं, यानी कि नंबर कम आते हैं या प्रेज कम होती हैं, या फिर उनका जो भी उनकी जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता, या आर कैपेबल टू कॉरस्पॉन्ड देयर अचीवमेंट टू द लेवल ऑफ देयर आइनेट एबिलिटीज। या किसके लिए अनेबल होते हैं? वो अनेबल होते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट है और जो उनकी अपनी एबिलिटीज़ है, आइनेट मतलब अंदरूनी जो उनके पास एबिलिटीज़ हैं, वो उनको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यानी कि उसमें वो बैलेंस नहीं कर पाते, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो उनको दिखा नहीं पाते, वो उनसे कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो तीनों ही देखिए अंडर अचीवर्स के यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों ही नहीं है, सॉरी, बी और सी। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो स्कोर लो हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, स्कोर लो के लिए नहीं कहेंगे, हम इन दोनों की बात करेंगे, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट ए पर्सन मेंटली रिटार्डेड। इनमें से कौन सी कंडीशंस आप कहेंगे कि जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मेंटल रिटार्डेड मतलब थोड़ा मंदबुद्धि जो पर्सन है उसके बारे में बताता है। आंसर क्या है इसका? सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल है उसका उसके जो दिमागी फंक्शन है वो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम, या वेरी पुअर एडेप्टिव एबिलिटीज़, या उसमें जो ढलने की, एडेप्टेड मतलब कुछ स्वीकार करने की और ढलने की कम एबिलिटी है, बहुत पुअर एबिलिटी है, या डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, दूसरों पे वो डिपेंड रहता है अपने। देखा होगा बहुत से स्टूडेंट अपने काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, चाहे होमवर्क हो, चाहे कुछ रीजनिंग हो, चाहे उन्हें कोई थोड़ा क्राफ्ट वर्क करना हो, चाहे कोई हॉलीडे होमवर्क हो, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होंगे? देखो तीनों ही इसके क्या है, मेंटल रिटार्डेड पर्सन को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं तो बता दूं, एचटेट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है, पीआरटी में हो सकता है थोड़े से ईजी हैं, लेकिन टीजीटी, पीजीटी में तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने तैयारी कर ली है, पीवाईक्यू उसकी भी प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं ये सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी कोई तैयारी रह गई हो तो आपकी हो जाएगी, दूसरा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टाइमिंग आपकी इंक्रीज होगी। इसके बाद है द बेस्ट मेजर ऑफ आइडेंटिफाइंग माइल्डली मेंटली रिटार्डेड इज। देखिए माइल्डली मतलब कम, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है, तो उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको, कैसे आपको पता लगेगा माइल्डली मेंटली रिटार्डेड है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें क्या करेंगे, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिहेवियर टेस्ट का, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है एडजस्टमेंट टेस्ट का। तीनों के ही कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको माइल्डली, जो थोड़ा कम है, माइल्डली मतलब बहुत ही कम मेंटली रिटार्डेड है, तो तीनों का ही आप यहाँ टेस्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज। फिजिकल जो ट्रॉमा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजिकल मतलब जो शारीरिक कोई दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी में, उससे क्या होता है फिजिकल ट्रॉमा, यानी कि जैसे मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो गिर जाती है, चोट लग जाती है किसी वजह से, तो फिजिकली फिर बच्चे को क्या होता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, डीफनेस आती है, या क्या हो सकता है? तो तीनों ही चीज़ हो सकती हैं भाई। अगर बच्चा पेट में, माँ के पेट में हो और माँ गिर जाए, या माँ को कोई चोट लग जाए, फिजिकली कोई दिक्कत आए, तो मेंटली भी रिटार्डेड हो सकता है, दिमाग को भी चोट लग सकती है, ब्लाइंडनेस यानी कि अंधा भी हो सकता है, डीफनेस यानी कि बहरा भी हो सकता है। इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग में कॉज मेंटल रिटार्डेशन एक्सेप्ट। इनमें से मेंटल रिटार्डेशन होती है
तीन तो यहाँ पे जो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन एक कहा गया कि एक चीज़ मेंटल रिटार्डेशन का कारण नहीं है, ठीक है। ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी, कि जो ब्लड है वो इनकम्पेटेबल हो, जो सही नहीं हो, ब्लड बच्चे तक ना पहुँचे, तो ये भी मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनता है। एक्शन ऑफ टॉक्सिक एजेंट, जहरीली कुछ चीज़ें खा लो, जहरीले कुछ काम कर लो टॉक्सिक, तो वो भी मेंटल। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी मतलब जो किरणें होती हैं, ठीक है, किरणें अलग अलग तरीके की ज़्यादा, जैसे फ़ोन, टीवी या लैपटॉप को जो पेट पर रख के वर्क करते हैं, तो ये रेडियो एक्टिविटी भी। और नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा इसमें से, मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा कारण नहीं है, तो कोई भी इनमें से कारण नहीं है, कोई भी इनमें से सही नहीं है, तीनों ही कारण है मेंटल रिटार्डेशन के, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पोस्ट नेटल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। पोस्ट नेटल मतलब बच्चे का जन्म हो गया है, ठीक है, भ्रूण मतलब निकल चुका है, माँ के पेट से जन्म हो गया है बच्चे का, तो मेंटल रिटार्डेशन का इनमें से क्या कारण हो सकता है। ब्रेन इंजरी, या तो बच्चे की ब्रेन में इंजरी हो जाए, ये हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाए बच्चे को कोई, सेवियर माल न्यूट्रिशन मतलब उसको पोषक तत्व ना मिले, अच्छे न्यूट्रिशन ना मिले, या ऑल ऑफ दिस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, यही मेरा तरीका यही है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने का, सादा तरीके से मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे ताम झाम ना करके इजीली आप अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। इसके बाद है डलर्स डू नॉट डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन, जो डलर्स होते हैं वो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग नहीं होते, किस चीज़ में अलग नहीं होते डलर्स, तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में, लेवल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहले आप समझो नॉर्मल चिल्ड्रन तो आप हम सब नॉर्मल लोग, ठीक है, एक एवरेज बच्चा कोई भी नॉर्मल मतलब कोई उसको दिक्कत नहीं है। डलर्स कौन हो गए, जो थोड़े से मतलब पढ़ने में सही नहीं है, थोड़े मंदबुद्धि हैं, कोई दिक्कत है उनको, तो किस चीज़ में अलग नहीं होते वो हमें, तो देखिए यूँ थोड़ी ना आपको फिजिकली पता लग जाएगा कि अलग है ना, फिजिकली पता नहीं लग रहा। और फिर सोशल जो एक्सपेक्टेंसी होती है, जो सामाजिक एक्सपेक्ट करता है बच्चे से, वो भी अलग नहीं होता, तो दोनों में ही नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग नहीं होते डलर्स, तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एजुकेटिंग माइल्डली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी चीज़ जो माइल्डली मेंटल रिटार्डेड मतलब जो थोड़ा सा ही मेंटली रिटार्डेड है एक बच्चा, एक मंदबुद्धि बच्चा है, तो कौन सी चीज़ इसमें काम नहीं आने वाली उनको पढ़ाने की, उनको एजुकेट करने की, तो रेगुलर काउंसलिंग होना, या रेमेडियल टीचिंग, या मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम, या रेगुलर इवैल्यूएशन। तो क्या काम नहीं आएगा, उनके काम नहीं आएगा भाई मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम, आप बस करिकुलम में बदलाव कर दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप रेगुलर काउंसलिंग करो, रेमेडियल टीचिंग मतलब उनकी दिक्कतें पहचानो, दिक्कत क्या है और उस दिक्कत को दूर करो, रेगुलर इवैल्यूएशन करो, रेगुलर उनका मूल्यांकन करो, तो इससे आप मेंटल रिटार्डेड पर्सन की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन करिकुलम में मॉडिफिकेशन एक एक बच्चे की तो नहीं हो सकती ना, तो इससे ये हेल्पफुल नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट सुटेबल टू बॉर्डर लाइन केसेस। जो टीचिंग है इनमें से कौन सी स्किल ऐसी है टीचिंग की जो सुटेबल नहीं है बॉर्डर लाइन केसेस, मतलब जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, मतलब बिल्कुल एक बेसिक बात बताकर जो यहाँ पे टीचिंग करी जाती है, तो इनमें से कौन सी स्किल जो टीचिंग की सही नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फिटिंग, देखिए इलेक्ट्रिक फिटिंग नॉर्मली आप देख के सीख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फिटिंग कोई भी सीख सकता है यहाँ पर देखकर। दूसरा रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, नहीं ये भी नहीं है। ऑरिटरी स्किल्स और एक्टिविटी बेस्ड स्किल, तो बॉर्डर लाइन केसेस के लिए ऑरिटरी स्किल्स सही नहीं होती, सिर्फ आपने बोल के बता दिया, ओरली बता दिया, और वो बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो बॉर्डर लाइन के लिए ये स्किल सही नहीं है। इसके बाद है 160, IQ रेंज ऑफ मोरॉन्स आर इन द रेंज ऑफ, जो IQ रेंज होती है मोरॉन्स की वो कैसी होती है, कहाँ पे होती है मोरॉन्स की, तो ये होती है आपकी 50 to 75, जो मोरॉन्स की IQ रेंज है वो 50 to 75 होती है। मोरॉन्स होते क्या हैं, देखिए मोरॉन्स होते हैं मंदबुद्धि, बहुत ही कम बुद्धि, एकदम मूर्ख कह देते हैं ना, मूर्ख, तो उनको मोरॉन्स कहते हैं। तो मोरॉन्स की जो रेंज होती है वो 50 to 75 होती है, जिनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा रुका हुआ होता है, बिल्कुल काम नहीं करता। इसके बाद है मोरॉन्स आर स्लो इन, मोरॉन्स किस में स्लो होते हैं, फिजिकल ग्रोथ में, थिंकिंग एंड प्लानिंग में, टेकिंग इनिशिएटिव में, या ऑल ऑफ दीज में। तो देखिए जो मोरॉन्स होते हैं वो यहाँ पे हर चीज़ में स्लो होते हैं, फिजिकल ग्रोथ भी उनकी कम होती है,
थिंकिंग और प्लानिंग भी वो नहीं कर पाते, और इनिशिएटिव मतलब पहल तो वो कर ही नहीं पाते किसी काम को करने की, कि स्टार्टिंग वही करें। तो सारे ही आंसर हो जाएंगे इसके, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन ऑफ ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड विद द एनवायरनमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड। एक अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन होता है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, इसका मतलब है कि एक मंदबुद्धि बच्चा है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, वो ना सोसाइटी के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाता, अपने एनवायरनमेंट के साथ उसको अनसेटिस्फैक्शन रिलेशन होता है उसका। तो इसको क्या कहा जाता है, जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है ऑटिज्म। ये बच्चा सोसाइटी से जल्दी से घुल मिल नहीं पाता, सोसाइटी से डरता है, दूर भागता है, दूसरों से बात करने में बस अपने जो पर्सनल रिलेशन होते हैं जैसे मदर फादर, तो उनसे ज़्यादा ये कनेक्टेड रहता है। तो ऑटिज्म इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरॉन एक्सेप्ट। इनमें से सभी मोरॉन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, बस एक नहीं है, एक्सेप्ट मतलब एक के बजाय। तो कौन सा नहीं है हम पढ़ लेते हैं एक बार। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशन। ये जो अनस्किल्ड यानी कि जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जिनमें ज़्यादा स्किल्स नहीं लगती या सेमी स्किल्स नहीं लगती, उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्ट मतलब उन पे रोक लगाई गई है, ये उसे नहीं करेंगे। क्या ये है? या इसके बाद है दे आर लाइक, नहीं रिस्ट्रिक्टेड मतलब है कि ये उसी तक सीमित है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू अनस्किल्ड, ये सेमी स्किल या अनस्किल काम करेंगे, जैसे ड्राइविंग कर ली, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही खेती बाड़ी कर ली, बहुत ही सिंपल काम कर ले तो उसके लिए है। या दे आर लाइकली टू बी डेलिंक्वेंट मोर इजीली, ठीक है, उनको वो बहुत आसानी से अपराधी बन जाते हैं। डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी, बहुत आसानी से अपराध के घेरे में चले जाते हैं। या दे हैव स्ट्रॉन्गर सेक्स ड्राइव्स देन द नॉर्मल्स, उनकी जो सेक्स ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर होती हैं नॉर्मल से। ऐसा नहीं होता, देखिए उनकी सेक्स ड्राइव्स, ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल सही है कि दे हैव स्ट्रॉन्गर सेक्स ड्राइव्स देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा उनकी सेक्स ड्राइव्स होती हैं, सेक्स की इच्छाएँ होती हैं। या फिर दे आर एजुकेबल अप टू नॉर्मल लेवल बट एट ए स्लोअर लो, या फिर इसका आंसर ये है कि वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा एजुकेबल होते हैं, कि उनको पढ़ा सकते हैं लेकिन स्लोअर रेट पर होते हैं। तो ये गलत है आंसर, ये नहीं होता मोरॉन्स का, जो मूर्ख हैं उनका नहीं होता मंदबुद्धि का, कि वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा एजुकेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम इज नीडेड फॉर मोरॉन्स। इनमें से मोरॉन्स के लिए करिकुलम में कौन सा मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, कौन सा मॉडिफिकेशन उनके लिए सही होगा हमें बताना है। तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाया जाए, या तो ज़्यादा एक्टिविटी उनको दी जाए, या फिर स्किल डोमिनेटेड करिकुलम बनाया जाए, स्किल मतलब थोड़ी कम रखी जाए, उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत ना हो। इम्फेसिस ऑन सोशल ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाए, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एक मोरॉन्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी टॉट टू इम्बेकाइल्स। तो इम्बेकाइल्स के लिए इनमें से कौन सी चीज़ नहीं सिखाई जानी चाहिए। इम्बेकाइल्स होता क्या है, देखिए इम्बेकाइल्स होते हैं ये भी मंदबुद्धि ही होते हैं, लेकिन मोरॉन और इम्बेकाइल्स में थोड़ा सा अंतर होता है। जो इम्बेकाइल्स होते हैं ना, उनकी जो मेंटल पावर है, मतलब मेंटली वो 7 साल के बच्चे तक की होती है। मोरॉन्स की 12 साल तक के बच्चे की होती है। आपने सितारे जमी पर देखी होगी मूवी, उसी तरीके से, ठीक है। सितारे जमी पर सब अपना अलग अलग माइंड होता है सबका, तो ऐसे ये इम्बेकाइल्स होते हैं। तो इम्बेकाइल्स में क्या नहीं सिखाया जा सकता, इम्बेकाइल्स को सेल्फ हेल्प स्किल्स, कि वो खुद से अपनी हेल्प करें, ये नहीं सिखाया जा सकता। या फिर अनस्किल्ड जॉब टू द परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन, की सुपरविजन के अंतर्गत वो अनस्किल्ड जॉब करें, ज़्यादा स्किल वाली जॉब ना करें, या राइटिंग स्किल या सोशल स्किल। तो देखिए जो इम्बेकाइल्स होते हैं उनको सोशल स्किल्स नहीं सिखाई जा सकती। 7 साल का बच्चा होता है, कहाँ इतना ज़्यादा सोसाइटी से आप घुला मिला होता है, तो उनको ये नहीं सिखाया जा सकता। तो आंसर है यहाँ पे नंबर डी। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। इनमें से किस केस में डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब चारों तरफ सोचना, अच्छे से सोचना। तो इसमें किस में होती है, अटेम्प्टिंग ए मल्टीपल चॉइस आइटम। तो डाइवर्जेंट क्या है, ये आपको 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, आपको एक क्वेश्चन, या राइटिंग एन ऐसे। तो दोनों में ही डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत होती है, चाहे ऐसे राइटिंग करना हो, चाहे मल्टीपल चॉइस का करना हो, या फिर डूइंग ए रिसर्च एक्टिविटी करना हो। तो किस में होती है ज़रूरत, आप अभी मेरे तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर डी, बोथ ए एंड सी, अटेम्प्टिंग ए मल्टीपल चॉइस आइटम और डूइंग अ रिसर्च एक्टिविटी। लेकिन ऐसे में डाइवर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सिमिलर टू गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इनमें से कौन सा टेस्ट गिलफोर्ड टेस्ट जो होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का उससे रिलेटेड है, उससे सिमिलर है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, थिंग्स टेस्ट। कौन सा? थिंग्स टेस्ट, चीज़ों के बारे में टेस्ट। इसके बाद है इन हिडन शेप्स टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज यूज्ड। अगर हम क्रिएटिविटी के हिडन शेप्स की बात करें, हिडन चीज़ों की बात करें, तो इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? पिक्चर या फिर वर्ड्स, थिंग्स या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या है? नंबर ए, पिक्चर्स। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था पिक्चर्स, इसका है। इसके बाद नेक्स्ट ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव चाइल्ड इन द क्लास कैन नॉट बी सेटिस्फाइड अनलेस। एक बच्चा है बहुत क्रिएटिव है क्लास में, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं होता या वो क्लास को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कब तक नहीं कर पाता? ही इज़ गिवन फ्रीडम टू मैनिपुलेट आइडियाज़ और थिंग्स। जब तक उसको बहुत सारे आइडियाज़ को और थिंग्स को फ्रीडम ना दी जाए मैनिपुलेट करने की कि वो उसके बारे में कुछ अच्छा करे। ही इज़ अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इन हिज ओन वे। वो अपनी ही वे में क्लास में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब तक ये दोनों नहीं बच्चे को दिए जाते ना, इतनी फ्रीडम क्वेश्चन पूछने की और आइडियाज़ को मैनिपुलेट करने की, तब तक वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता। तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एक क्रिएटिव चाइल्ड इज़ वन हो। एक क्रिएटिव चाइल्ड वो होता है जो कि इज़ आइडिएशनली प्रोडक्टिव एंड अनकन्वेंशनल, जो बहुत प्रोडक्टिव होता है। आइडिएशनली मतलब जो अपने ही प्रोडक्शन करता है, अनकन्वेंशनल होता है। ये नहीं कि परंपरा में नहीं फंसा हुआ कि ठीक है किताब पढ़ ली रख दी, वो अपना ही कुछ करके निकालता है, वो होता है। या जो जो सोसाइटी के साथ या रिलीजियस नॉर्म्स के साथ स्टिक नहीं होता, या हमेशा रेस्टलेस रहता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ऐसे नहीं होता। तो जो आइडिएशनली प्रोडक्टिव और कन्वेंशनल होता है वही क्रिएटिव चाइल्ड होता है। आंसर आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपको क्लास, और जो इन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक क्लास देखी है ना, बेस्ट ऑफ लक। रियली आप अच्छा करोगे अपने एग्जाम्स में कि आप अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी, इतने बोरिंग, फिर भी मैं कहूँगी जो अब बहुत ही मन से पढ़ रहा है वो यहाँ तक ज़रूर पहुँचा होगा। तो इतने बोरिंग जो क्लास है मेरी इस टाइप की, आप उसको कर रहे हो, समझ रहे हो। आई गिव यू बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।